Good morning, dear students. In the last lecture, we studied about the accelerating containers that are containing fluids in a horizontal direction, है ना? तो लास्ट लेक्चर में हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन में बात कर रहे थे, ठीक है ना? व्हेन द कंटेनर इज लीनियरली एक्सेलरेटेड, सो एट दैट टाइम व्हाट इज इट्स इम्पैक्ट ऑन द फ्लूइड्स, ठीक है? तो हमने उसके सरफेस के बारे में डिस्कशन की थी थोड़ी सी कि वो सरफेस क्या एक एंगल पे इंक्लाइंड हो जाती है ना? इन दिस लेक्चर विल स्टडी अबाउट द रोटेटिंग फ्लूइड्स, ठीक है? तो इस लेक्चर में जो भी हमारी स्टडी होगी ना आज, दैट इज़ रिलेटेड टू रोटेटिंग फ्लूइड्स। रोटेटिंग फ्लूइड्स, या मोर अप्रोप्रिएटली ये बोलना चाहिए कि द कंटेनर दैट इज़ कंटेनिंग अ फ्लूइड दैट इज़ बीइंग रोटेटेड, ठीक है? सो ड्यू टू इट्स रोटेशन, व्हाट इज़ द इम्पैक्ट ऑन द you can say the pressure at different points in the container of the fluid on the same horizontal level. तो ये सब हम अभी क्या है इस लेक्चर में थोड़ा डिस्कस करेंगे, है ना? चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आज का जो पूरा हमारा डिस्कशन है ना, दैट इज़ रिलेटेड टू कंटेनर कंटेनिंग अ फ्लूइड दैट इज़ व्हेन इट इज़ बीइंग रोटेटेड, ठीक है? सब उसी से रिलेटेड हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिक थोड़ा हम जानते हैं इसके बारे में कि एग्जैक्टली होता क्या है। हम एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं इसको समझने के लिए, है ना? लेट्स से हम क्या करते हैं, एक सिलेंड्रिकल पतला से एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर ले लेते हैं, ठीक है ना? ऐसा कुछ, और इसको क्या करते हैं हम ये मान लेते हैं कि इट इज़ बीइंग फिल्ड विद अ फ्लूइड, इट मे बी वाटर और एनीथिंग, ठीक है ना? कोई लिक्विड से इसको फुल्ली कम्प्लीटली क्या किया हमने, फिल कर दिया है, भर दिया है इसको, है ना? अब ये हमारे पास क्या है, लेट्स से इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन है एंड इसके अबाउट ये फ्लूइड को क्या करवाया जा रहा है, ओमेगा से रोटेट करवाया जा रहा है। ऐसा हमें दिया गया क्वेश्चन में, है ना? लेट्स से ये लेंथ ले ली एल, ठीक है ना? जो कंटेनर है इसकी लेंथ ले लेते हैं एल, और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ले लेते हैं ए, ठीक है? तो देखिए जब इस फ्लूइड को बेसिकली रोटेट करवाया जाएगा तो क्या कुछ मतलब डिफरेंस होगा क्या? आई मीन एक नॉर्मली अगर इस कंटेनर को हम एक टेबल पे रख लेते हैं, जैसे मान लो कि मैं ऐसा बताता आपको कि भाई एक कंटेनर दिया है, ठीक है? और इसके अंदर फ्लूइड फिल करके क्या किया गया, इसको एक टेबल पे रख दिया गया ऐसे, ठीक है? तो एक तो यहाँ पे रखा गया है फ्लूइड, ठीक है? अब क्या कर रहे हैं हम, इसी को इसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में क्या कर रहे हैं, ओमेगा से घुमा रहे हैं। तो दोनों कंडीशंस में कुछ डिफरेंस है क्या? ठीक है, हाँ, एक बेसिक डिफरेंस है, पहले तो वो समझते हैं क्या है, फिर इसकी डिटेल्ड स्टडी करेंगे। सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही है कि देखो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, मतलब मैं ऑलरेडी ये बात आपको प्रीवियस लेक्चर्स में बता चुका हूँ, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल स्टैटिक फ्लूइड है, ठीक है ना? तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे हर एक पॉइंट पे प्रेशर, लेट्स से यहाँ पे P1 P2 P3 लूँ, तो हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या रहने वाला है, सेम रहने वाला है, ठीक है? ये मैंने आपको पहले ही लेक्चर में ये बात बता दी थी, है ना? तो ये आप दिमाग में बिठा लीजिए कि अगर एक स्टैटिक फ्लूइड एक कंटेनर में रखा जा रहा है, ठीक है ना? वो कंटेनर मूव नहीं कर रहा है, ना एक्सेलरेट कर रहा है, ना रोटेट कर रहा है, तो उस केस में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे जो प्रेशर रहने वाला है वो क्या रहेगा, सेम रहेगा। बट दिस इज़ नॉट द केस विद अ रोटेटिंग फ्लूइड, ठीक है ना? अब ये कंटेनर जो है ना, ठीक है, इट इज़ बीइंग रोटेटेड विद एन एंगुलर स्पीड ऑफ ओमेगा, ठीक है, अराउंड दिस फिक्स्ड एक्सिस। तो इस केस में अब अगर मैं सेम हॉरिजॉन्टल लेवल्स पे बात करूँगा तो फ्लूइड का जो प्रेशर है वो सेम नहीं रहेगा। अब सेम नहीं रहेगा ये तो देखो हमें, मैंने आपको बता दी ये बात, है ना? लेकिन इसका लॉजिक भी समझते हैं कि सेम क्यों नहीं रहेगा, ठीक है? चलिए इसको जानने की कोशिश करते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। देखिए मान लीजिए अगर आप x डिस्टेंस पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट ले लेते हैं dx का, ठीक है ना? ये एलिमेंट, और इसको मैं कैसे ट्रीट करता हूँ, मान लो कि एक पॉइंट मास की तरह ट्रीट कर रहा हूँ, ठीक है? और अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरी ट्यूब जो है हमारी ये ओमेगा से रोटेट कर रही है ना? यहाँ पे दिया भी हमने कि ये पूरी ट्यूब क्या है, ओमेगा से रोटेट कर रही है। मतलब अगर मैं इसको, इस छोटे से एलिमेंट को एक पॉइंट मास की तरह कंसिडर करूँ तो आई कैन से कि ये जो पॉइंट मास है ये भी क्या कर रहा है, इसके अराउंड एक्स डिस्टेंस पे ऐसे सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ठीक है? और इसकी एंगुलर स्पीड कितनी है, इसके अबाउट, इस मान लीजिए सेंटर है, ये एक्सेस है, इसके अबाउट इसकी एंगुलर स्पीड क्या है, ओमेगा ही है, ठीक है? तो आप ये सोचिए कि अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, मतलब ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब यूसीएम करने के लिए ऑब्वियसली इस मास पे ग्राउंड फ्रेम से क्या देखने को मिलेगा हमें, इसको टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है ना? टूवर्ड्स सेंटर, और यू कैन से टूवर्ड्स द एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या चाहिए, एक फोर्स चाहिए जिसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, है कि नहीं? और ये फोर्स की वैल्यू अगर आपने सर्कुलर मोशन पढ़ा है तो आपको पता है इसकी वैल्यू क्या होती है, एम ओमेगा स्क्वायर आर, वेयर आर इज द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, ओमेगा इज द एंगुलर स्पीड ऑफ द पार्टिकल एंड एम इज द मास ऑफ दैट पार्टिकल, है ना? ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी।
ठीक है, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, लेट्स से अगर आपने नहीं पढ़ा है इसके बारे में तो थोड़ा सा आप सर्कुलर देखिएगा ज़रूर। अगर इस केस में मैं बात करूँगा, ठीक है ना, इस डी एम मास की बात करूँगा तो इसमें कितना फोर्स चाहिए, डी एम ओमेगा स्क्वायर, और यहाँ पे आर की जगह क्या आ जाएगा, ये रेडियस आ जाएगा, दैट इज़ एक्स। तो इतना फोर्स हमें चाहिए इसको रोटेट कराने के लिए सर्कुलर पाथ में। ठीक है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन ये आना चाहिए कि यार ये जो सेंट्रिपिटल फोर्स है ये यहाँ पे प्रोवाइड कौन करेगा। देखो इन जनरल क्या होता है, अगर मैं आपको बोलूँ कि एक पार्टिकल है वो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, लेट्स से एक छोटा सा मास ले लेते हैं हम, ठीक है ना, पॉइंट मास ले लेते हैं एम, और ये आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा है, ठीक है ना। तो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने का काम किसका है भाई, कोई ना कोई पिक्चर में आता है जो इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। लेट्स से अगर इसको रस्सी से बांध दिया तो स्ट्रिंग की क्या है, टेंशन जो है, ये टेंशन फोर्स ही क्या प्रोवाइड करता है, इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। लेट्स से अगर एक प्लस क्यू चार्ज है, इसके अराउंड अगर आर रेडियस पे मैं बोल रहा हूँ एक छोटा माइनस क्यू चार्ज रोटेट रिवॉल्व कर रहा है इसके अराउंड, ठीक है, सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, ठीक है। तो अब आप क्या बोलोगे कि भाई इसको ये सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए जो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है, वो कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्रोवाइड कर देगा, ठीक है। ग्रेविटी के केस में ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। लेट्स से सन और अर्थ की बात करेंगे, ठीक है ना, तो टूवर्ड सेंटर जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिएगा अर्थ को, ठीक है, इसके अराउंड रिवॉल्व करने के लिए, वो कौन प्रोवाइड करेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड कर देगा। जनरली मैं बोलूँगा कि व्हेन द टू objects, or you can say the point about which the particle is moving in a circular path, when they don't have any contact, then there's a field force that is existing between them, और यही क्या करता है यहाँ पे इसको सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करता है। अब यहाँ पे कहानी क्या है कि ये तब केसेस हैं जब यहाँ पे क्या है, कहीं पे रस्सी है, कहीं पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कहीं पे ग्रेविटेशनल फोर्स है। लेकिन अभी ये तीनों में से कुछ भी नहीं है भाई, ठीक है ना। अभी तो हमने क्या लिया, एक कंटेनर लिया है और इसके अंदर फ्लूइड फिल कर दिया और ये गोल गोल घूम रहा है भाई ओमेगा से। अब इसके अंदर अगर मान लो आप कहीं पे भी एक छोटा सा एलिमेंट लेते हो, डीएम एलिमेंट लेते हो, तो इसको अगर कांस्टेंट ओमेगा से घूमना है ना इस एक्सिस के अबाउट, तो इसको भी तो कोई सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करे। अब ये सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा भाई, देखो अगर ये एक्स डिस्टेंस पे घूम रहा है तो डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स चाहिए इसको, ये डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स कौन प्रोवाइड कर सकता है भाई। यहाँ पे सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइड करने के लिए कौन है पिक्चर में, इसके इधर भी फ्लूइड है और इसके इधर भी फ्लूइड है, तो इसी की वजह से कुछ तो पॉसिबिलिटी लगती है ना। अब अगर मैं बात करूँ इस एलिमेंट की, तो आपको पता है कि इस एलिमेंट पे इधर वाला फ्लूइड जो है वो इस तरफ प्रेशर लगाएगा, मतलब इस प्रेशर की वजह से लेट्स अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है तो कुछ फोर्स एक्ट करेगा। लेट प्रेशर एट दिस साइड बी P1, तो इसके से जो फोर्स लगेगा इस पर वो आउटवर्ड लगेगा, है ना। इधर से भी क्या है, फ्लूइड कुछ फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। लेट से इस साइड अगर प्रेशर P2 ले लेते हैं तो इधर से फोर्स कितना लगेगा, P2 इंटू ए लग जाएगा, है ना। अब टूवर्ड्स सेंटर हमें क्या चाहिए, फोर्स चाहिए, दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स। तो वो क्या आएगा भाई, इन दोनों का नेट रिजल्टेंट ही तो आएगा, ठीक है। और वो नेट रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, बेसिकली टूवर्ड्स सेंटर होना चाहिए, या ये बोलो कि P2A शुड बी ग्रेटर देन P1A, तभी तो ऐसा पॉसिबल है। अब सोचो दोनों तरफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, सेम है, ठीक है ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर सेम है तो टूवर्ड्स सेंटर, ठीक है, अगर हम बोल रहे हैं कि नेट फोर्स टूवर्ड्स सेंटर आ रहा है, ठीक है, और आप नेट फोर्स देख रहे हो इस तरफ आना चाहिए, तो इसका मतलब कौन सा जो फोर्स है वो बड़ा होना चाहिए। तो आपको समझ में आएगा भाई P2A शुड बी ग्रेटर देन P1A। अब P2A में A जो टर्म है वो तो दोनों जगह क्या सेम ही है, तो भाई इस फोर्स को बड़ा बना कौन रहा है, जो फ्लूइड से राइट साइड से जो प्रेशर लग रहा है, ठीक है ना, ये प्रेशर ही क्या कर रहा है इस फोर्स की टर्म को, ठीक है ना, इधर जो फोर्स लग रहा है इस टर्म से बड़ा बना पा रहा है। दैट मीन्स कि जो राइट साइड में फ्लूइड का प्रेशर है, ठीक है ना, मतलब इस तरफ जो फ्लूइड का प्रेशर है P2 इज़ ग्रेटर देन द प्रेशर टू लेफ्ट साइड ऑफ दिस एलिमेंट दैट इज़ P1, ठीक है ना। तो ओवरऑल कहानी हमें क्या समझ में आई कि अगर मैं इस एलिमेंट की यहाँ पे बात करूँ तो यहाँ पे जो प्रेशर है दैट इज़ ग्रेटर देन प्रेशर एट दिस पॉइंट, ठीक है। मतलब मैंने क्या देखा, जब मैं इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जा रहा हूँ तो मैं क्या देख रहा हूँ कि जितना दूर मैं जाऊँगा उधर प्रेशर क्या है, बढ़ता जा रहा है, और पीछे की तरफ प्रेशर क्या है, कम है। भाई ये छोटे से एलिमेंट पे देखा, पूरे अगर इस सिलेंड्रिकल ट्यूब पे देखते तो भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता। भाई यहाँ पे आप एलिमेंट देखते, ठीक है ना,
तो यहाँ पे भी क्या देखते हैं, इधर जो प्रेशर लेट से P1 डैश, इधर क्या है P2 डैश, तो P2 डैश क्या हो जाता है, बड़ा हो जाता है P1 डैश से। फिर P2 डैश से वो अगर आप यहाँ पे एक एलिमेंट ले ले, तो यहाँ पे एलिमेंट लेते तो क्या देखते कि ये जो प्रेशर है, ठीक है, ये क्या हो जाता है, यहाँ पे बड़ा हो जाता है इधर वाले प्रेशर से। करते करते अगर आप एंड तक जाओगे तो आप क्या देखोगे कि प्रेशर जो है हमारा इंक्रीज करता जा रहा है भाई, है कि नहीं। दैट मीन्स हमें क्या समझ में आया कि अगर रोटेटिंग फ्लूइड है तो इस केस में सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम होगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ऐसा ज़रूरी क्या, ऐसा होगा ही नहीं, ठीक है। क्या होगा कि रोटेटिंग फ्लूइड अगर है एक ट्यूब के अंदर, एक कंटेनर में, तो ऑब्वियसली जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाओगे तो P विल कंटिन्यूसली इंक्रीज। क्या बात समझ में आती है। सो देयर इज़ अ प्रेशर डिफरेंस अलॉन्ग द सेम हॉरिजॉन्टल लेवल, जो कि पहले नहीं हो रहा था। स्टैटिक फ्लूइड के केस में ऐसा थोड़ी हो रहा था, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे क्या देख रहे थे, प्रेशर सब जगह सेम था। एक्सेलरेटेड फ्लूइड में ज़रूर प्रेशर डिफरेंस आ रहा था, तो वैसा ही केस कुछ यहाँ पे भी बन रहा है भाई, ठीक है ना। यहाँ पे भी क्या है, ये रोटेटिंग फ्लूइड है, तो दैट मीन्स ये क्या है, एक्सेलरेटेड फ्लूइड है, और इस पर एक्सेलरेशन की तरह टूवर्ड्स सेंटर है, दैट इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कहाँ से हो रहा है, फ्लूइड का जो प्रेशर है वही क्या कर रहा है यहाँ पे, ये कहीं पे भी अगर एक छोटा सा एलिमेंट आप इस फ्लूइड का ले लोगे तो इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में भी क्या आएगा, प्रेशर वेरिएशन आएगा, है ना। हर एक पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, अलग अलग होगा। अब भाई ये प्रेशर डिफरेंस कितना होगा, लेट्स से हमें कैलकुलेट करना है कि भाई कितना प्रेशर डिफरेंस आएगा। तो कैसे कैलकुलेट करोगे, तो बेसिकली ये कैलकुलेट करने का तरीका भी बहुत आसान है, ठीक है। क्या करेंगे, अभी जैसा मैंने आपको एक एलिमेंट के बारे में बताया तो वही हम कंसिडर करेंगे, ठीक है ना। सबसे पहले एक एलिमेंट के लिए प्रेशर डिफरेंस लिखेंगे, फिर पूरे एक जो फ्लूइड है, ये फ्लूइड कंटेनिंग जो पूरी की पूरी ट्यूब है, इस पूरी ट्यूब के लिए क्या लिख लेंगे, प्रेशर डिफरेंस लिख लेंगे, है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। लेट्स से मैं बोलता हूँ कि अगर मान लीजिए किसी x डिस्टेंस पे जाके छोटा सा एक एलिमेंट ले लेते हैं dx का, ठीक है। और अब मैं क्या करूँगा, इस dx एलिमेंट के दोनों तरफ प्रेशर डिफरेंस कैलकुलेट करने की कोशिश करूँगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रेशर ले लेता हूँ P, ठीक है। अब क्योंकि देखो एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जा रहे हो तो ऑब्वियसली यहाँ पे प्रेशर क्या है, बढ़ गया होगा कुछ तो, ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा होगा, बिकॉज वी आर टेकिंग इनफाइनेटली स्मॉल एलिमेंट ऑफ विड्थ dx। ये dx बहुत छोटी सी विड्थ है, तो बहुत लार्ज इंक्रीज तो नहीं होगा प्रेशर में, लेकिन पक्का है कि कुछ तो प्रेशर बढ़ा होगा। अब बढ़ के कितना हुआ, लेट्स से यहाँ पे P प्लस dP ले लेते हैं, ठीक है। दिस dP रिप्रेजेंट्स अ स्मॉल इंक्रीज इन द प्रेशर व्हाइल मूविंग फ्रॉम x टू x प्लस dx, ठीक है। ये क्या x प्लस dx है, ठीक है। अच्छा, मैंने रेफरेंस किसको माना है, एक्सिस ऑफ रोटेशन को माना है, ध्यान रखना। तो यहाँ पे x इक्वल्स टू क्या है, 0 है हमारा, ये कंसिडर करके मैं ये बात लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक चीज़ और ले लीजिए, यहाँ पे आप इस लिक्विड की जो डेंसिटी है वो रो ले लीजिए, रो kg/m³, ठीक है। चलो अब मेरे को ये बताओ कि मान लो ये जो एलिमेंट है अपना, ठीक है, dx विड्थ का जो एलिमेंट है, अगर ये इस एक्सिस के अबाउट x रेडियस पे कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है ना, ऐसे कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, तो ऑब्वियसली इसको क्या चाहिए, सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, है ना। तो हमने अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको ये बात बता दी थी कि भाई जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स है ये कौन प्रोवाइड करेगा, यहाँ पे एक्सेस प्रेशर प्रोवाइड करेगा जो इस तरफ से लग रहा है, ठीक है ना। इस प्रेशर की वजह से ही क्या आएगा, फोर्स आएगा, और वही क्या प्रोवाइड करें यहाँ पे, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन प्रोवाइड करेगा इसको, है ना। या बोलो कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करेगा। अब देखो अगर लेट्स से इस छोटे से एलिमेंट का मास में dm ले लूँ, ठीक है, तो पहले तो हम ये देखते हैं कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स कितना है, भाई इस पर कितना फोर्स चाहिए टूवर्ड सेंटर, है ना। पहले तो ये देख लेते हैं, लेट इट बी Fc। तो ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स हमें चाहिए ये कितना चाहिए, तो आप बोलोगे सर dm⍵²r, ठीक है। ये तो सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए अगर ये कांस्टेंट ओमेगा से इस एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूम रहा है तो, है ना। चलिए ठीक है, अब ये फोर्स प्रोवाइड करने का काम किसका है, जो बाहर वाला लिक्विड है इसका काम है, ठीक है ना। तो देखते हैं बाहर वाले लिक्विड के से फोर्स लिखते हैं। देखो अगर आप इधर वाले लिक्विड की वजह से यहाँ पे प्रेशर देखो तो प्रेशर कितना है, P प्लस dP है, और अगर मैं इधर वाले लिक्विड की वजह से फोर्स लिखूँ तो फोर्स कितना आएगा,
प्रेशर इंटू क्या कर देंगे, एरिया कर देंगे। तो देखो P प्लस डी पी इंटू क्या कर दो, A कर दो, तो इधर से जो फोर्स लग रहा है वो मिल जाएगा। इसी तरह से अगर आप इधर से देखोगे, ठीक है ना, लेफ्ट साइड से, तो यहाँ पे कितना फोर्स लग रहा है ये कैसे निकलेगा भाई, इधर से प्रेशर जो लग रहा है दैट प्रेशर इंटू क्या कर देंगे, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कर देंगे। ठीक है, अब आप जानते हो कि नेट फोर्स किधर आना चाहिए, इनवर्ड डायरेक्शन में आना चाहिए। दैट मीन्स ये वाला फोर्स शुड बी ग्रेटर देन दिस फोर्स, और इन दोनों का जो डिफरेंस आना चाहिए दैट शुड बी इक्वल टू द सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज रिक्वायर्ड फॉर द यूसीएम ऑफ दिस एलिमेंट, है कि नहीं। तो हमारे पास में एग्जैक्टली क्या लिखा जाएगा, एफ सी शुड बी इक्वल टू पी प्लस डी पी इंटू ए माइनस पी इंटू ए। अब जब आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा, देखिए डी पी इंटू ए इक्वल्स टू डी एम ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा, है ना। अब चलिए डी एम के बारे में भी थोड़ा डिस्कस करते हैं। भाई डी एम कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो ये जो रॉड है इसकी टोटल लेंथ दी गई है एल, है ना। दूसरा इसकी जो डेंसिटी है दैट इज़ रो के जी पर मीटर क्यूब। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है, ए है ना। तो अगर मुझे इस छोटे से एलिमेंट का मास लिखना है तो मैं मास कैसे लिख पाऊंगा, देखो इसकी डेंसिटी पता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम पता है, भाई एक यूनिट वॉल्यूम का कितना मास है वो पता है, इनटू क्या कर दूं, अगर इसका वॉल्यूम कर दूं, ठीक है ना, जो भी इसका वॉल्यूम लेट से डी वी वॉल्यूम है, तो अगर इनको मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे क्या मिल जाएगा, डी एम मिल जाएगा, है ना। अब इस छोटे से एलिमेंट का वॉल्यूम कितना है, देखो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, इनटू इसकी लेंथ या बोलो हाइट जो है कितनी है, डी एक्स है, तो ये तो इसका वॉल्यूम हो गया, और इनटू क्या कर दो, डेंसिटी कर दो, तो हमें क्या मिल जाएगा, इस छोटे से एलिमेंट का मास मिल जाएगा दैट इज़ डी एम। सो डी एम इक्वल्स टू कितना आएगा, रो ए डी एक्स आ जाएगा। ये उठा के आप यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर दो, तो हमारे पास में क्या आएगा, ए इंटू डी पी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रो ए डी एक्स ओमेगा स्क्वायर एक्स आ जाएगा। अब आप क्या देख रहे हो, देखो ए से तो कैंसिल आउट हो गया, जो प्रेशर डिफरेंस आया ना वो किसके बराबर आया, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स के बराबर आ गया। अब प्रेशर डिफरेंस किसका, ये एलिमेंट के क्रॉस, यहाँ पे और यहाँ पे जो प्रेशर डिफरेंस आ रहा है ना ये दोनों पॉइंट्स के बीच में, वो डी पी है, ठीक है। और आपने क्या लिखा है, इस प्रेशर में से इस वाले प्रेशर को माइनस किया, दैट मीन्स ये डीपी वाली टर्म जो है हमारी क्या आ रही है, पॉजिटिव आ रही है। तो ये क्या बता रहे हैं हमें कि भाई यहाँ पे प्रेशर क्या है, यहाँ से ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है, दैट इज़ गिवन बाय डीपी, ठीक है ना। तो दैट डीपी इज इक्वल्स टू कितना आ रहा है हमारे पास में, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो इस छोटे से एलिमेंट के क्रॉस अगर प्रेशर डिफरेंस हम लिख पाए, तो ऐसे ही छोटे छोटे एलिमेंट्स अगर पूरे इस कंटेनर में हम कंसिडर करें तो सबके क्रॉस क्या कर सकते हैं, हम प्रेशर डिफरेंस लिख सकते हैं। और अगर पूरे का प्रेशर डिफरेंस लिखना है एक साथ, तो मैं क्या कर दूँ, ये सारे एलिमेंट्स के जो प्रेशर डिफरेंसेस हैं इन सबको क्या कर दूँ, इंटीग्रेट करके ऐड कर लूँ, ठीक है ना। मतलब अगर नेट प्रेशर डिफरेंस लिखना है इस पूरी रॉड के क्रॉस कितना आएगा, तो मैं डायरेक्ट क्या करूँगा, यहाँ से लेकर एक्स इक्वल्स टू 0 से लेकर एक्स इक्वल्स टू एल तक के लिए, ठीक है, ये इक्वेशन को सॉल्व कर लूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो इंटीग्रेशन की लिमिट्स लगाते हैं, देखो बेसिकली क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, बोलो कि ऐड अप करते हैं इसको। तो देखो इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन। अगर LHS में देखो तो लिमिट कहाँ से कहाँ है, ये पहले RHS की लिमिट लिख लेते हैं। चलो देखो यहाँ पे dx मतलब x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, मतलब x की लिमिट कहाँ से कहाँ रखें कि पूरे ये जो आपका ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, बोले जो सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर है पूरा कवर कर पाए, दैट इज़ एक्स इक्वल्स टू 0 से लेकर एक्स इक्वल्स टू एल तक का कंसिडर करना है हमें। तो हम क्या करेंगे, लिमिट्स कहाँ से कहाँ लगाएंगे, एक्स इक्वल्स टू 0 से लेकर एल तक लगा देंगे, दैट इज़ द लिमिट ऑफ एक्स। अब अगर तुम डी, ठीक है ना, प्रेशर के लिए लिमिट लिखो, देखो LHS में क्या है भाई, डी के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो इसकी लिमिट्स आएगी। अब आप ये मान लो कि भाई ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है यहाँ पे लेट द प्रेशर बी पी नॉट, और इस एंड पे जो प्रेशर है लेट इट बी पी, ठीक है। तो हम क्या लिख सकते हैं, लिमिट पी नॉट से पी लिख कर बेसिकली इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो देखो LHS में हमारे पास क्या आएगा, पी माइनस पी नॉट, RHS में देखो रो ओमेगा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन होगा एक्स का डी एक्स 0 से एल, है ना। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके समझ में क्या आएगा, पी माइनस पी नॉट इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से एल
एंड होपफुली ये इंटीग्रेशन आपको समझ में आ रहा होगा, दैट इज़ पी माइनस पी नॉट इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो एल एच एस वाली टर्म है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, एक्सिस ऑफ रोटेशन और जो इस ट्यूब का जो एंड टर्मिनल है इन दोनों के बीच में, ठीक है ना, प्रेशर डिफरेंस को रिप्रेजेंट कर रही है कि नहीं। तो ये नेट प्रेशर डिफरेंस कितने का आ रहा है हमारे पास, रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 का आ रहा है, ठीक है ना। दैट मीन्स डेल्टा पी अगर आप लिखोगे दैट इज़ रो ओमेगा स्क्वायर एल स्क्वायर बाय 2 आ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग प्रेशर डिफरेंस बिटवीन दिस एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस एंड टर्मिनल, मेरा क्या टारगेट है कि भाई मैं तो किसी एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है, जो कि मैं ऑलरेडी यहाँ पे देखो ये ले चुका हूँ ना, किसी एक्स डिस्टेंस पे, किसी एक्स डिस्टेंस पे कितना प्रेशर होगा इसके बीच में, और एक्सिस ऑफ रोटेशन पे जो प्रेशर है इन दोनों के बीच में क्या लिखना चाहता हूँ, डिफरेंस लिखना चाहता हूँ। अब ये पी नॉट है ना, आप ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर मत कंसिडर करना, बस मैंने रेफरेंस के लिए लिया है कि भाई एक्सिस ऑफ रोटेशन पे प्रेशर कितना है, पी नॉट है, ठीक है। इट मे बी एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इट मे नॉट बी एन एटमॉस्फेरिक प्रेशर, कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करेगा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखेंगे, लेकिन आप पहले से कंसिडर मत करो, ठीक है ना। पी नॉट जस्ट क्या हमारे पास रेफरेंस है कि भाई इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास में प्रेशर कितना है, पी नॉट हमने कंसिडर किया है, ठीक है। तो अब रेंडमली मान लीजिए किसी एक्स डिस्टेंस पे मैं प्रेशर लिखना चाहता हूँ, प्रेशर डिफरेंस लिखना चाहता हूँ, तो लेट से यहाँ पे प्रेशर पी ले लेते हैं और यहाँ पे क्या, पी नॉट। तो आप चेंजेस कहाँ देखोगे, देखो ये जो इक्वेशन है ना हमारी, इसी में आप चेंजेस देखोगे, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, एल में तो आ जाएगा देखो पी, ठीक है ना। अब यहाँ पे प्रेशर क्या लिया हमने, पी ले लिया इस पॉइंट पे ना, तो आप एक काम करो, एक्स पे आप प्रेशर पी ना लेकर पी डैश ले लो, ठीक है। या एक काम कीजिए, एन टर्मिनल पे आप पी डैश ले लो प्रेशर, है ना, तो ये थोड़ा सही रहेगा हमारे लिए, है ना। अब किसी रैंडम एक्स डिस्टेंस पे हमने क्या मान लिया, प्रेशर यहाँ पे पी मान लेते हैं, है ना, जो कि हमारे इंटीग्रेशन का रिजल्ट भी हमने लिखा था, तो लेट इट बी पी, ठीक है। अब मैं इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस लिख रहा हूँ, तो हमारे पास प्रेशर डिफरेंस क्या आएगा, देखिए पी माइनस पी नॉट इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। अब आप ये समझिए कि यहाँ पे रेफरेंस किसको लिया है हमने, एक्सिस ऑफ रोटेशन को लिया है। किसी भी पॉइंट का अगर आपको प्रेशर लिखना है ना रोटेटिंग रॉड में, ठीक है, रोटेटिंग सिलेंड्रिकल ट्यूब दैट इज कंटेनिंग अ फ्लूइड, ठीक है, इस केस में लिखना है, तो आप सिंपल ये ध्यान रखो कि आप हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन से, एक्सिस ऑफ रोटेशन को रेफरेंस मान के जो है वो पॉइंट का प्रेशर लिखो। लेट से अगर यहाँ पे प्रेशर पी नॉट है ना, तो यहाँ पे प्रेशर कितना आएगा भाई, यहाँ पे प्रेशर यहाँ से ज़्यादा आना चाहिए, कितना ज़्यादा आना चाहिए, यहाँ पे आएगा रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 से एक्स्ट्रा प्रेशर आ जाएगा, मतलब इतना प्रेशर एक्स्ट्रा आ जाएगा पी नॉट के कंपैरिजन में। मतलब यहाँ पे अगर प्रेशर देखोगे तो कितना आएगा, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा इस पॉइंट पे प्रेशर, ठीक है। दैट शोज़ कि जैसे जैसे आप एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर जाओगे तो प्रेशर इंक्रीज़ हो रहा है, और किस तरह से इंक्रीज़ हो रहा है देखो वो भी बताया गया है, रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 के फैक्टर से क्या है, बढ़ता जाए, जैसे जैसे एक्स बढ़ेगा तो प्रेशर भी क्या होता जाएगा हमारा, यहाँ पे इंक्रीज़ होता जाएगा, दैट इज़ द पॉइंट। तो आपको इस बात को इस तरह से समझना है, ठीक है। दूसरा देखिए, अब ये तो मैंने कहानी बताई आपको, किसी भी पॉइंट का प्रेशर एक्सिस ऑफ रोटेशन के रेफरेंस में लिखना, ठीक है ना। तो अगर मान लो मैं आपको बोलता बताओ पी कितना है, डायरेक्ट पी पूछ लेता, तो आप पी क्या लिखते, पी नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2 लिख लेते हैं, ठीक है। अब मान लो कि मेरे को ये नहीं लिखना, मैंने बोला कि भाई मुझे 2 रैंडम पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए और उन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस लिखना है इसी रॉड पे, है ना, या बोलो इसी कंटेनर पे। तो लेट्स से मैंने एक तो पॉइंट चूज़ कर लिया x1 डिस्टेंस पे, ठीक है, यहाँ ना लिख कर यहीं लिख लेते हैं इसको, x इक्वल्स टू x1 पे, और दूसरा जो पॉइंट चूज़ कर लिया मैंने दैट इज़ एट, आई थिंक ये कलर दिखेगा नहीं है हमारे लिए, विजिबल नहीं होगा, तो हम कोई डार्क कलर लेते हैं दूसरा, लेट से ग्रीन ले लेते हैं। तो देखो यहाँ पे जो प्रेशर है यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट है, लेट इट बी x इक्वल्स टू x1, और एक कोऑर्डिनेट हम थोड़ा और आगे ले लेते हैं, ठीक है, दैट इज़ x इक्वल्स टू x2। अब इन दोनों पॉइंट्स के बीच में क्या लिखना है, लेट से प्रेशर डिफरेंस लिखना है कितना होगा, ठीक है। अब ये कैसे लिखा जाएगा, तो देखो इसका तरीका क्या है, मान लेते हैं कि एट x इक्वल्स टू x1 द प्रेशर इज़ P1, एट x इक्वल्स टू x2 द प्रेशर इज़ P2। तो व्हाट इज़ द प्रेशर डिफरेंस, तो
तो डायरेक्टली आप बता सकते हो। देखो मैं अभी अभी लिख चुका हूँ कि किसी भी पॉइंट पे एक्सेस ऑफ रोटेशन के रेफरेंस में अगर प्रेशर लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, एक्सेस ऑफ रोटेशन पे जो प्रेशर है दैट प्रेशर प्लस रो ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। और जहाँ पे जिस पॉइंट पे आप लिखना चाहते हो वहाँ तक का रेडियल डिस्टेंस दैट इज़ यहाँ पे क्या है x1, तो x1 स्क्वायर बाई 2। इसी तरह से P2 क्या लिखा जाएगा, P नॉट प्लस रो ओमेगा स्क्वायर x2 स्क्वायर बाई 2। Now if I want to calculate what is the pressure difference between x1 and x2, तो वो क्या लिखा जाएगा, इट इज़ P2 माइनस P1। जब आप ये दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करोगे ना, P2 माइनस P1 लिखोगे तो 2 माइनस 1 करोगे, 2 माइनस 1 मतलब ये जो P नॉट वाली टर्म है क्या है, कैंसिल आउट हो जाएगी। तो हमारे पास में क्या आएगा, इक्वल्स टू रो ओमेगा स्क्वायर बाई 2 इंटू x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। तो इन जनरल जब भी रोटेटिंग फ्लूइड के अंदर दो पॉइंट्स के बीच में प्रेशर लिखना होता है ना, तो उसकी जनरल इक्वेशन इस तरह से लिखी जाती है, इट इज़ रो ओमेगा स्क्वायर दैट इज एंगुलर स्पीड ऑफ द फ्लूइड का स्क्वायर डिवाइड बाई 2 इंटू क्या आ जाएगा x2 स्क्वायर माइनस x1 स्क्वायर। कोई भी रैंडम दो पॉइंट्स मैंने सेलेक्ट किए एक्सेस ऑफ रोटेशन से, तो उनके बीच में प्रेशर डिफरेंस इस तरह से हम लिख पाएंगे, ठीक है। तो होपफुली ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है ना। ये एकदम स्टार्टिंग है, ठीक है, एकदम बेसिक बता रहा हूँ आपको रोटेटिंग फ्लूइड्स के लिए, है ना। इसी कंसेप्ट को यूज़ करके क्या करेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल का और कंसेप्ट हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए, तो होपफुली आपको ये समझ में आया होगा, ये पूरा नोट कर लीजिए आप, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं इस पे, पहले ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है हमसे, a vertical U-tube having two liquids of densities rho and 2 rho is rotating with an angular speed omega about a vertical axis passing through its left limb such that the liquid columns in the limbs have heights h and 3h as shown in the figure. Calculate omega, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो हमें कंडीशन दे दी गई है, ठीक है। एक यूट्यूब कॉलम है, ये जो पूरा है ना हमारा, देखो ये यूट्यूब शेप का है, यू शेप का है तो इसको यूट्यूब बोला गया, और इसमें दो डिफरेंट डेंसिटीज़ के फ्लूइड्स हैं, ठीक है ना। अभी आप एक काम कीजिए, पहले आप एक सिंगल डेंसिटी का फ्लूइड ले लीजिए, एक ही फ्लूइड ले लीजिए पूरे इसमें, ठीक है। मान लीजिए ये फ्लूइड है ना यहाँ तक भरा हुआ था, ठीक है। यहाँ पे क्या था, रो डेंसिटी का फ्लूइड था, ठीक है। दोनों तरफ क्या है, बराबर हाइट तक भरा हुआ था, ठीक है ना। यहाँ पे भी रो, यहाँ पे भी क्या रो, तो ऑब्वियसली अगर सेम डेंसिटी का फ्लूइड है तो सेम लेवल्स तक क्या है, भरा हुआ है, ऐसा मान लेते हैं। हमने इधर से फ्लूइड डालना शुरू किया तो मान लेते हैं कि ये सेम हाइट तक जाएगा दोनों तरफ फ्लूइड, है ना। तो यहाँ पे भी सेम लेवल पे, यहाँ पे भी सेम लेवल पे फ्लूइड भरा हुआ है ना। रो डेंसिटी का ही फ्लूइड आप ऐसा मान लीजिए, ठीक है। मैं एक्चुअली आपको इसका कोर कंसेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि रोटेशन की वजह से क्या हुआ, ठीक है, वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे ही आप इस यूट्यूब को ऐसे ओमेगा से घुमाओगे ना, तो अब प्रैक्टिकली आपको समझ में आ रहा है कि भाई अगर मैं यहाँ पे, जैसा मैंने ऊपर एक इलस्ट्रेशन लिया था ना, वैसे एक कॉलम ले लूँ लिक्विड का, तो मैं जानता हूँ ये पूरा का पूरा इस एक्सेस के अबाउट ओमेगा से घूम रहा है, ठीक है। अब अगर ओमेगा से घूम रहा है, इसका मतलब मुझे समझ में आता है कि भाई इस पॉइंट पे प्रेशर अगर लेट से पी नॉट, तो यहाँ पे प्रेशर लेट से पी ले लूँ मैं, तो पी शुड बी ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, पी नॉट होना चाहिए। अब सोचो अगर लिक्विड सेम हाइट पे होता तो ये बॉटम मोस्ट पॉइंट पे तो प्रेशर दोनों जगह क्या रहता, सेम ही रहता। लेट्स अगर ये हाइट में एच ले लेता, इधर भी एच ले लेता, तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे जो प्रेशर रहता दोनों तरफ वो क्या रहता, पी नॉट प्लस रो जी एच, और इधर भी क्या रहता, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो आप खुद सोचो ना कि भाई इस कॉलम को, ये जो मैंने नीचे कॉलम बनाया लिक्विड का, इसको जो टूवर्ड्स सेंटर या बोले एक्सेस ऑफ रोटेशन की तरफ जो सेंट्रिपिटल फोर्स चाहिए वो कहाँ से मिलेगा अगर दोनों जगह प्रेशर सेम हो जाता तो। क्या मेरी बात क्लियर है ना। अगर सेम हाइट तक फ्लूइड होता तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्या मेरी बात क्लियर है भाई। यहाँ पे क्या है, प्रेशर ज़्यादा होना चाहिए इसके कंपैरिजन में, तभी तो क्या होगा कि इसको सेंट्रिपिटल फोर्स मिलेगा टूवर्ड्स एक्सेस ऑफ रोटेशन, एंड दैट इज़ पॉसिबल जब क्या हो जाए, ये जो राइट साइड वाली कॉलम है इसमें लिक्विड थोड़ा ज़्यादा हाइट तक राइज कर जाए। क्या मेरी बात क्लियर है। तो लेट्स से h प्लस किसी x हाइट तक यहाँ पे लिक्विड राइज कर गया, तब क्या होगा, पी नॉट प्लस रो जी एच प्लस रो जी एक्स आ जाएगा। तो यहाँ पे एक्सेस प्रेशर आ गया ना जो इसके कंपैरिजन में। अब इसकी वजह से क्या है, टूवर्ड सेंटर फोर्स डेवलप हो जाएगा।
और यही किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन को जब आपने फर्स्ट टाइम देखा ना, तो आपने देखा यहाँ पे लिक्विड की हाइट क्या है, कम है, यहाँ पे ज़्यादा है। जनरली यूट्यूब में क्या देखते हैं भाई, दोनों तरफ क्या रहती है, लिक्विड की हाइट लगभग सेम रहती है, वो तो खैर डेंसिटीज़ पे भी डिपेंड करता है। बट इस केस में आपको थोड़ा सा एक आइडिया देना चाहता था कि रोटेशन का क्या इफेक्ट होता है, वो बताने के लिए मैंने ये सब कहानी आपको थोड़ा बताई। तो सिंगल डेंसिटी में क्या इजीली समझ में आता है। अब यहाँ पे क्या है, दो डिफरेंट डेंसिटीज़ के फ्लूइड्स है, एक का रो है, दूसरे का टू रो है। तो इस केस में भी एग्जैक्टली कुछ ऐसा ही हो रहा है, जैसे ही आपने इसको ऐसे रोटेट किया ना ओमेगा से, ठीक है, तो फ्लूइड जो है, ठीक है, उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए था, तो इसमें थोड़ा सा फ्लूइड राइज कर गया होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या क्रिएट करना था, प्रेशर डिफरेंस क्रिएट करना था। अब ये तो देखो डिपेंड करेगा दोनों की डेंसिटीज़ पे, ठीक है ना। इसकी डेंसिटी टू रो है, इसकी रो है, तो कितना ये राइज करेगा, ये सब बात किस पे डिपेंड करेगी, इनकी डेंसिटीज़ पे भी डिपेंड करने वाली ये चीज़। ठीक है, लेकिन अभी, ठीक है, हमें ये कितनी हाइट तक राइज करेगा ये सब नहीं पूछा गया है। ठीक है, हमें ओमेगा की वैल्यू गिवन नहीं है, हमें कंडीशन गिवन है जिसके लिए हमें ओमेगा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है इस क्वेश्चन में। हमें उसने ऑलरेडी बता दिया कि भाई एक तरफ तो क्या है, रो डेंसिटी का फ्लूइड है, दूसरी तरफ टू रो का है। और जब हमने इसको ओमेगा से घुमाया ना, तो वो खुद ही बोल रहा है कि LHS जो लेफ्ट साइड वाला जो ट्यूब है आपका, ठीक है ना, लेफ्ट हैंड साइड का जो ट्यूब है, इसमें जो लिक्विड है वो H हाइट तक है, और इसके अंदर जो लिक्विड है वो कहाँ तक राइज कर गया, 3H तक कर गया, ड्यू टू दिस ओमेगा। वो खुद ही बोल रहा है क्वेश्चन में। अब हमसे जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दैट क्वेश्चन इज कि इस कंडीशन के लिए ओमेगा बताओ कितना रहा होगा। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे, इसमें क्या है बताइए। ठीक है, हमने जो ऊपर कंसेप्ट पढ़ा है बस उसी से हम इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आप तो क्या इमेजिन करो, एक्सेस ऑफ रोटेशन से लेकर इस वाले एंड टर्मिनल तक एक वैसा ही कॉलम जैसा हमने ऊपर देखा था। ठीक है ना, एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर कंसिडर कर लो लिक्विड का। ठीक है, अब आपको एक्चुअली क्या करना है, ओमेगा कैलकुलेट करना है। तो ओमेगा कैलकुलेट करने के लिए जो प्रेशर है ना, उसमें ओमेगा की टर्म्स आनी चाहिए, है कि नहीं। अब वो कब आएगी, जब आप ये रोटेटिंग रॉड के लिए या रोटेटिंग सिलेंड्रिकल ट्यूब के लिए क्या लिखो, प्रेशर डिफरेंसेस लिखो। ठीक है ना, जैसे यहाँ से यहाँ तक के लिए लिख लो, यहाँ से यहाँ तक के लिए लिख लो, इससे कुछ तो हम कलाकारी कर पाएंगे इसमें, है ना। तो मैं तो सिंपल क्या बोलता हूँ आपको, आप 3 पॉइंट्स कंसिडर कर लो। एक तो ये वाला कर लो, लेट द प्रेशर एट दिस पॉइंट बी P1। एक ये दोनों लिक्विड्स के जंक्शन पे प्रेशर ले लो, लेट इट बी P2। और एक यहाँ पे कंसिडर कर लो पॉइंट, लेट इट बी P3। ठीक है ना, यहाँ पे प्रेशर क्या ले लेते हैं, P3 ले लेते हैं। भाई ओमेगा ही तो कैलकुलेट करना है। तो देखो आइडिया बताता हूँ क्या है। मैं क्या करूँगा, ये दोनों पॉइंट्स के बीच में प्रेशर डिफरेंस लिख लूँगा, तो P1 और P2 की एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, फिर मैं क्या करूँगा, इन दोनों के बीच में प्रेशर डिफरेंस लिख लूँगा, तो P3 और P2 की एक इक्वेशन मिल जाएगी। ठीक है, अब P3 P2 की इक्वेशन मिल गई, P1 और P2 की भी इक्वेशन मिल गई, और ये दोनों इक्वेशंस में क्या है, ओमेगा आने वाला है ना। लेकिन अब समस्या ये है कि हम P1 और P3 को तो कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन डेटा के टर्म्स में। भाई P1 P2 भी तो निकालना पड़ेगा ना, ओमेगा कैलकुलेट करना है, किसके टर्म्स में निकालोगे, H ओमेगा H रो इन्हीं के टर्म्स में, और G के टर्म्स में तो क्या करोगे, ओमेगा कैलकुलेट करोगे ना। तो उसके लिए आपको P1 P2 P3 भी इनके टर्म्स में पता होना चाहिए। तो देखो P1 और P2 तो आप कैलकुलेट, P3 तो कैलकुलेट कर पाओगे, कैसे कर पाओगे, देखो यहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर लेट से P0, तो इस पॉइंट पे प्रेशर कितना होगा, P0 प्लस रो GH हो जाएगा। इसी तरह से इधर भी आप ये प्रेशर सेम वे में लिख पाओगे P3। लेकिन P2 नहीं पता, है ना। अब P2 नहीं पता, इसीलिए मैंने आपसे पहले ही दो इक्वेशन बना दी, P1 और P2 की। ठीक है, दूसरी इक्वेशन P2 और P3 की। तो ये दो इक्वेशंस बनवाने का फ़ायदा ही यही हुआ कि अब ये दो इक्वेशंस को यूज़ करके मैं क्या करूँगा, P2 को एलिमिनेट कर लूँगा यहाँ से। जैसे ही मैं इसको एलिमिनेट करूँगा तो मेरी पूरी इक्वेशन P3 और P1 के टर्म्स में आ जाएगी, एंड that value will be given in terms of omega and the rest of the data that is given to us। तो हम इजीली क्या कर पाएंगे, ओमेगा के टर्म्स में हमारा फाइनल आंसर कैलकुलेट कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसको सॉल्व करना। तो ऑलरेडी मैं ऊपर आपको बता चुका हूँ, लेट्स से अगर मुझे P2 माइनस P1 लिखना है, आप ऑलरेडी जानते हो ये बात कि अगर ये रोटेटिंग है तो एक्सेस ऑफ रोटेशन के पास वाले पॉइंट पे प्रेशर क्या होगा, दूर वाले पॉइंट से कम होगा। तो यहाँ पे P2 क्या होगा, ग्रेटर होगा, और P1 स्मॉलर होगा। सो द डिफरेंस इज P2 माइनस P1 एंड इट इज़ गिवन एज रो ओमेगा स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे x क्या लिया जाएगा, 4h। एक्सेस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस कितना है, 4h है। दैट मीन्स रो ओमेगा स्क्वायर 4h का स्क्वायर बाय 2। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा,
8 रो ओमेगा स्क्वायर एच स्क्वायर आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1। अब हम प्रेशर डिफरेंस लिखेंगे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में, ठीक है ना। अब आपके दिमाग में एक कन्फ्यूजन आने वाला है, ठीक है।